तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इच्छाधारी मीडिया की, जो अपनी हर अनैतिक इच्छा को खबर बनाकर पेश कर देता है, फिर चाहे इसके लिए कितना ही सेलेक्टिव होना पड़े, पक्षपात करना पड़े, एजेंडा चलाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। इच्छाधारी मीडिया अपनी इच्छा पूरी करके रहता है और इसके पतन के बावजूद पत्रकारिता का रक्षक होने का वो डींगे भी मारता है। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया देखती आ रही है कि खुद को दुनिया का प्रतिष्ठित, निष्पक्ष, बुलंद आवाज और प्रखर विचार वाला मीडिया संगठन समझने वाला बीबीसी बार बार एक्सपोज हो रहा है। बीबीसी अपनी एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवादों के कटघरे में है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमेशा भारत विरोधी कैंपेन चलाने वाला बीबीसी इस बार अपने ही घर ब्रिटेन में घिर गया है। बीबीसी की इस नई डॉक्यूमेंट्री का नाम है द शमीमा बेगम स्टोरी। बीबीसी ने 90 मिनट की यह डॉक्यूमेंट्री जारी की है। ब्रिटिश नागरिक रह चुकी शमीमा बेगम के जीवन पर यह डॉक्यूमेंट्री है। शमीमा बेगम के आईएसआईएस के आतंकी होने का दावा है। शमीमा बेगम आईएसआईएस की जिहादी दुल्हन के नाम से कुख्यात हैं। डॉक्यूमेंट्री में शमीमा बेगम का महिमा मंडन करने का आरोप लगाया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्यूमेंट्री बीबीसी के 10 भाग के पॉडकास्ट आई एम नॉट अ मॉन्स्टर के बाद आई है और इसमें आतंकवाद पर बीबीसी का मीठा मीठा एजेंडा एक्सपोज हो गया है। जिहादी दुल्हन के लिए बीबीसी का बम्पर डिस्काउंट देखकर आज आप हैरान रह जाएंगे। तो बीबीसी ब्रिटेन का मीडिया संस्थान जरूर है, लेकिन इसके लेख, इसकी रिपोर्ट, इसके एडिटोरियल पॉलिसी के प्रशंसक भारत में भी बड़ी संख्या में हैं। भारत में भी समाचार सुनने के मामले में कभी बीबीसी का विश्वास दूसरा नाम हुआ करता था कभी वो, लेकिन पिछले काफी समय से बीबीसी एकदम इच्छाधारी मीडिया के रूप में सामने आया है और उसकी रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्रीज पर सेलेक्टिव होने के आरोप लगातार लग रहे हैं। बीबीसी के कंटेंट में एजेंडे की मिलावट इतनी ज्यादा है कि अब ब्रिटेन की जनता भी इसके विरोध में उतर आई है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का ब्रिटेन में जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। शहर शहर ब्रिटेन के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीबीसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई जा रही है। बीबीसी को अब पैसे नहीं देंगे, ब्रिटेन के प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं। ब्रिटेन के कुछ लोग बीबीसी के सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू ना कराने की भी सलाह दे रहे हैं। हैशटैग डिफंड द बीबीसी के साथ ब्रिटेन में यह मुहिम चलाई जा रही है। ये वही बीबीसी है जो हाल ही में गुजरात हिंसा पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर इच्छाधारी होने का सबूत दे चुका है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और भारत की जांच एजेंसियों को खारिज करते हुए बीबीसी ने 21 साल पुराने दंगों की कहानी को अपने एजेंडे के हिसाब से सजा धजा कर पेश किया था। अब आपके मन में उठ रहा होगा ये सवाल कि कौन है शमीमा बेगम, जिसका चरित्र चित्रण करने से बीबीसी ब्रिटेन की सरकार और ब्रिटेन की जनता की नजरों में विलेन बन गया, जिसकी फंडिंग की बदौलत बीबीसी अपनी सेलेक्टिव इच्छा के अनुसार फुफकार मारता रहता है। शमीमा बेगम का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। शमीमा बेगम के माता पिता बांग्लादेशी मूल के हैं। साल 2015 तक शमीमा बेगम ब्रिटेन में रही थी। 2015 में ब्रिटेन से भागकर वो सीरिया भाग चली गई। सीरिया पहुंचने के बाद आईएस के आतंकी से उसने शादी की। 3 सालों में पूरी दुनिया में जिहादी दुल्हन के नाम से वो कुख्यात हुई, जिसके बाद साल 2019 में ब्रिटेन ने शमीमा से नागरिकता छीन ली थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नागरिकता छीन ली गई थी। खबरों के मुताबिक अब शमीमा बेगम वापस ब्रिटेन लौटना चाहती है। शमीमा बेगम के ब्रिटेन से फरार होने और खूंखार आतंकी संगठन से जुड़ने की पूरी कहानी को समझिए। अब जब सीरिया में आईएस आतंकियों का लगभग सफाया हो चुका है, जब सीरिया में आईएस की कमर टूट चुकी है, तो शमीमा बेगम वापस ब्रिटेन लौटना चाहती है और आरोप है कि शमीमा की वापसी के लिए माहौल बनाने का काम बीबीसी कर रहा है। इसे और विस्तार से समझिए। शमीमा बेगम वापस ब्रिटेन आना चाहती है। ब्रिटिश सरकार इसकी इजाजत नहीं दे रही है। ब्रिटेन की अदालत में मामला विचाराधीन है। वहीं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाकर शमीमा बेगम का महिमा मंडन कर रहा है। ये वही बीबीसी है जिसकी डिक्शनरी में भारत के लिए हमेशा से डर, नफरत, हिंसा, हिंदू मुस्लिम, कश्मीर, गाय, भीड़ और विरोध जैसे शब्द रहे। और मैं आपको बता दूं कि आज इन शब्दों के साथ में बीबीसी को कैसे शब्द रखने चाहिए, नैतिकता की कौन सी मिसाल उसे अपने पत्रकारिता में कायम रखनी चाहिए, उसके लिए आज हम एक 7th क्लास की किताब को लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है नैतिक शिक्षा। इसमें हम आपको पढ़ के बताएंगे कि इसमें लिखा क्या है और किस चीज़ को बीबीसी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन उस सब के बीच हमेशा से बीबीसी एंटी इंडिया कैंपेन चलाकर पश्चिमी देशों के एजेंडे को हवा देता रहा है। लेकिन इस बार बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन में ही सवालों में है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ब्रिटेन के नागरिकों के पैसे से बीबीसी की फंडिंग होती है। डॉक्यूमेंट्री का सेलेक्टिव डायरेक्शन बीबीसी जरूर करता है, लेकिन डायरेक्टर से लेकर स्क्रिप्ट राइटर तक की फंडिंग का बड़ा सोर्स ब्रिटेन का टैक्स पेयर है। आपको बता दें कि बीबीसी के लिए ब्रिटेन के हर नागरिक को
फीस चुकानी पड़ती है। फिलहाल ये फीस 159 पाउंड है। भारतीय करेंसी में ये करीब 15,900 रुपए है। बीबीसी ने इस फीस में साल 2021-2022 में 38,000 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। यही वजह है कि बीबीसी का इच्छाधारी कंटेंट देखकर वहां के टैक्स पेयर अब नाराज हैं। वो इस बात पर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उनके पैसे से जिहादी दुल्हन पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है और आतंकवादी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। तो अगर कोई बीबीसी का हवाला देकर पत्रकारों और पत्रकारिता की निष्पक्षता की बात करता है तो उसे तथ्यों का आईना देखने की भी जरूरत है। बीबीसी का एजेंडा सेलेक्टिव तो रहा ही है, साथ में कई बार बीबीसी ने अपने एजेंडे में आतंकवादियों का बचाव भी किया है। थोड़ा इसे गौर से सुनिएगा। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त भारत में हाहाकार मचा था। सबसे बड़े लोकतंत्र की आर्थिक राजधानी पर भीषण आतंकी हमले से दुनिया स्तब्ध थी, लेकिन बीबीसी ने पाकिस्तान से चोरी छिपे आए आतंकवादियों को अपनी रिपोर्ट्स में सिर्फ बंदूकधारी बताया था। साल 2016 की रिपोर्टिंग में जम्मू कश्मीर में आतंकी कमांडर बुरहान वानी को युवा करिश्माई लड़ाका कहा था। तो जब बीबीसी ने 21 साल पुराने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी तो भारी संख्या में इसके डिस्ट्रीब्यूटर भारत में भी देखने को मिले थे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाले एजेंडे पर अपना एजेंडा वो सेट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर पाबंदी के बावजूद देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। कई जगह स्क्रीनिंग की कोशिश की गई। ऐसे में सवाल यह कि गुजरात दंगों पर बीबीसी के इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स अब कहां हैं? क्या बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की भी वो स्क्रीनिंग होगी? क्या आतंकी पर सहानुभूति दिखाने पर बीबीसी का समर्थन वो करेंगे? क्या इच्छाधारी मीडिया की ये डॉक्यूमेंट्री एजेंडाधारियों को सूट करेगी? तो इस मामले में हम आपको नजरिया 9 भी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये किताब मैं लेकर आया हूं वो नजरिया 9, इस किताब में कुछ लाइनों से बहुत आराम से और विस्तार से आपको सरल शब्दों में समझ में आएगा। और ये नैतिक शिक्षा की किताब आज हम खास तौर से बीबीसी और उसकी एडिटोरियल टीम के लिए लेकर आए हैं। वैसे है तो ये कक्षा 7 की, लेकिन नैतिक शिक्षा की जरूरत खास तौर से उस टीम को लेकर है। और इसमें हमने कुछ लाइनें उन लोगों के लिए जरूर निकाली हैं जिनको आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें लिखा है कि अच्छी एवं शुद्ध वस्तुओं का प्रसार करने वाले अपने साथ साथ समाज का भी हित करता है, जबकि मिलावटी और हानिकारक वस्तुओं का प्रसार करने वाले पैसे की दृष्टि से स्वयं भले ही पैसा कमा लें, किंतु वो समाज के हत्यारे हैं। वास्तव में वो अपनी भी हानि करता है और सबकी आंखों से भी गिर जाता है। अतः कर्म ऐसा करना चाहिए जिससे अपने साथ साथ दूसरों का भी हित हो और आत्मा मैली ना हो। इस खबर का जो नजरिया 9 है उसमें 2 शिक्षाएं हैं, एक बीबीसी के लिए और एक आपके लिए। बीबीसी को नैतिक शिक्षा और पत्रकारिता के सिद्धांतों का अध्ययन एकदम शुरुआत से करना चाहिए। पत्रकारिता की प्राइमरी वाली पढ़ाई शायद वो भूल चुका है, तरीका हमने बता दिया है। और आपके लिए शिक्षा यह है कि आतंकवाद को हल्का विषय बनाने के लिए न्यूज में जो मीठा मीठा एजेंडा मिलाया जाता है उसे पहचानिए, ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर सके। और सत्ता में अब बात उस एक बहस की जिसकी जरूरत देश को शायद सबसे कम है, लेकिन उस पर बहस सबसे ज्यादा हो रही है। वो बहस है हिंदू मुसलमान की। इस बहस के नए चेहरे बने हैं जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी। शुक्रवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद का 34वां सत्र शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में मुस्लिमों की बेहतरी से ज्यादा हिंदू और मुसलमान पर चर्चा शुरू हो गई और सरकार को चेतावनी के साथ संघ को भी नसीहत दी गई। जमीयत उलेमा हिंद चीफ मौलाना महमूद मदनी ने इस मौके पर सरकार पर सबसे तीखा हमला किया और 5 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत जितना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही महमूद मदनी का है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि इस्लाम बाहर से नहीं आया है, इस्लाम भारत का ही धर्म है। मुस्लिमों के खिलाफ हो रही घटना पर सरकार एक्शन नहीं ले रही है, इससे हिंदुत्व की छवि खराब हो रही है। मदनी ने कहा कि उन्हें सनातन धर्म से शिकायत नहीं है, हिंदुओं को भी इस्लाम से शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुसंख्यक वर्ग से हमारा झगड़ा नहीं है, हम किसी के भी खिलाफ नहीं है। एक बार सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से। इधर मौलाना महमूद मदनी ने सरकार पर हमला किया और संघ को नसीहत दी तो नेताओं को राजनीति का मौका भी मिल गया। बीजेपी ने मदनी पर हमला किया तो कांग्रेस बीजेपी को घेरने में लग गई। दोनों ओर से अपना राजनीतिक स्कोर बड़ा करने की कोशिशें भी शुरू हो गई। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। वो भूल गए वो कहां पर है। वो अरब देशों में या पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भारत के अंदर है। याद रखें, ये देश आताताइयों का नहीं है। इस भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों का नहीं है। जिन लोगों की वो नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों ने इस देश को लूटा है। यदि कोई गैर धर्म का व्यक्ति हमारी मातृभूमि के कसीदे काट रहा है तो इसमें पेट दर्द क्यों हो रहा है? अगर ये कहा तो क्या गलत कहा, आप बताइए ना। ये कौन कहता है कि नहीं है मुस्लिमों का ये देश? बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ रहो, कब्रिस्तान जाओ, पाकिस्तान, ये सब नारे क्या है? तो ये तो कहने गलत बात है। इस्लाम बाहर स्वागत है, अगर ऐसा बयान देते हैं तो अपने को वतन का हिस्सा मानते तो अच्छी बात है। इस देश का मूल जो धर्म है वो सनातनी है और हम लोग सब सनातनी हैं, ये उनको समझ में आना चाहिए। इवन जो आज इस्लाम को मानते हैं वो भी मेरा मानना सनातनी है इस देश में। धर्म के एतबार से अगर कोई किसी से अफजल अपने आप को समझता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून का उल्लंघन करता है। तो राजनीतिक हमले और हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दें तो मौलाना महमूद मदनी ऐसे दावे उन्होंने किए हैं जिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कल रामलीला मैदान में जब मदनी बोल रहे थे तो उन्होंने ये भी दावा किया कि इस्लाम सभी धर्मों में सबसे पुराना मजहब है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन उनके इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। मैं ये बात से सहमत नहीं हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए थे। मदीने और मक्के और सऊदी अरेबिया के अंदर उन्होंने इस्लाम को प्रोपेगेट करा और इस्लाम को लेकर आए। तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वो मोहम्मद साहब थे। तो क्या मदनी ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले आ गया था? इस बारे में मदनी जी को अपनी रिसर्च फिर से कर लेनी चाहिए। मदनी जी अपने धर्म के बारे के बड़े जानकार हैं। उनके मुंह से निकली हुई कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि रिसर्च की कसौटी पर खरी ना उतरे। मदनी जी को मजहब की अनुशंसा करते हुए इतना आगे नहीं निकल जाना चाहिए कि वो तथ्यात्मक रूप से गलत साबित हो जाएं। हमने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अध्ययन किया तो पता चला कि मदनी जी जो बातें कर रहे हैं वो इस विश्व कोश में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती है। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, इस्लाम मेजर वर्ल्ड रिलीजन promulgated by the Prophet Muhammad in Arabia in the 7th century CE, यानी 7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद साहब ने आधिकारिक रूप से इस्लाम की घोषणा की थी, उसे प्रख्यात किया था और इस तरह इस्लाम की शुरुआत हुई थी। लेकिन मदनी जी जो बात कह रहे हैं वो इससे बिल्कुल अलग है। कहते हैं राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। कल की एक तस्वीर सबने मिस कर दी, लेकिन हम ये खास तस्वीर आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। ये एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने कल ये कहा था कि यूपी के विकास की जिम्मेदारी मेरी है। इसमें पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास का एंगल भी है। इसलिए कल जब पीएम मोदी मंच पर जा रहे थे तभी अनाउंस हुआ कि मुख्यमंत्री उन्हें गणेश जी की मूर्ति भेंट करें। लेकिन तभी पीएम मोदी ने कुछ इशारा किया और फिर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अचानक खड़े हुए और पीएम मोदी के साथ मंच की ओर बढ़े। इसके बाद सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम सब ने मिलकर पीएम मोदी को गणेश जी की मूर्ति भेंट की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वो चाहते तो डिप्टी सीएम को आने के लिए ना बोलते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पीएम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ यूपी का विकास करना चाहते हैं, इसलिए कल यह तस्वीर देखने को मिली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार छात्रों के साथ है, जो कानून लाया गया है वो भी छात्रों के हित के लिए। कुछ लोग छात्रों को आगे करके, छात्राओं को आगे करके अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं। उन सब से बचकर अपने भविष्य के निर्माण के लिए उनको सरकार पर भरोसा करना चाहिए। सरकार निष्पक्ष तरीके से उनके भविष्य को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। इसीलिए हमने नकल के विरोध में अध्यादेश भी लाए हैं और जो कार्रवाई हमने की है वह कार्रवाई भी इसी के तहत थी। और हमने यह भी कहा है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ कहीं नहीं होने देंगे। कल की परीक्षा के लिए जहां बच्चों को आने जाने के लिए बस की परिवहन व्यवस्था की सुविधा हमने करी है, सरकार ने करी है, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। इसलिए सभी लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करें और कल एग्जाम दें। मैं सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो उत्तराखंड में सड़क पर उतरे युवाओं की कई मांगे हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्पक्ष जांच हो। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच की जाए। नकलचियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। नकल रोकने वाला कानून पास होने के बाद ही परीक्षा आयोजित कराई जाए। और इस पर नजरिया 9 ये है कि पेपर लीक सिस्टम की सिर्फ एक ये बीमारी नहीं है जो एक कानून बनने से इसका समाधान हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ये महामारी में अब तब्दील हो चुकी है, जिससे सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि बिहार, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्य ग्रसित हैं।
जिसकी वैक्सीन का होना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल चंद राज्यों का नहीं है, चंद अधिकारियों का नहीं है, चंद परीक्षाओं का नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य को लेकर है। लिहाजा इसकी गंभीरता को समझना जरूरी है, खासतौर पर उन सियासतदानों के लिए जिनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। और सत्ता में हमारी अगली खबर ऐसे करोड़ों लोगों को आज डराने और परेशान करने वाली है, जिन्हें हर वक्त मोबाइल की तलब लगती है, जो कुछ मिनटों के बाद बार बार अपने मोबाइल चेक करते हैं, जो बेड पर जाने के बाद घंटों मोबाइल में खोए रहते हैं और मोबाइल के साथ ही उनकी आंखें खुलती हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि ये स्मार्टफोन किसी की आंखों की रोशनी भी छीन सकता है? इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हैदराबाद में 30 साल की महिला के साथ जो कुछ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। महिला को मोबाइल देखने की ऐसी आदत थी कि एक वक्त के बाद उन्हें दिखना ही बंद हो गया। खबरों के मुताबिक महिला रोज कई घंटे तक मोबाइल पर वक्त बिताती थी, खासकर रात में लाइट बंद करने के बाद वो मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करती थी और रोज अंधेरे में 1.5 से 2 घंटे तक मोबाइल देखती थी। और इसी वजह से एक वक्त के बाद उस महिला को स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम हो गया, यानी आंखों की रोशनी चली गई। यह खबर महिला के डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की। हमने आज उनसे बात की, साथ ही पीड़ित महिला से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे पर बात करने के लिए राजी नहीं हुई। हम उनकी पहचान जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन इसमें खबर का महत्व इससे कम नहीं हो जाता। इस खबर में महिला की जगह आप अपने आप को भी रख कर देख सकते हैं। यह खबर हर उस व्यक्ति के लिए खबर का एक अलार्म है, खतरे का, जिसे रात में सोने से पहले मोबाइल की स्क्रीन में डूबे रहना अच्छा लगता है। तो मोबाइल का इस्तेमाल करते करते महिला की आंखों के साथ क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। एक वक्त के बाद उन्हें किसी चीज को एकटक देखने में दिक्कत होने लगी। धीरे धीरे चीजों को देखने में धुंधलापन महसूस होने लगा। तेज रोशनी पड़ने पर उनकी आंखों में दिक्कत महसूस होने लगी। कई बार कुछ सेकंड के लिए आंखों के सामने अंधेरापन छाने लगा और धीरे धीरे आंखों का विजन भी हिलने लगा। इसके बाद महिला इलाज के लिए आंखों के कई डॉक्टर्स के पास गई, चेकअप कराया और फिर हैदराबाद के एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास वो पहुंची। आखिर में पता चला कि मोबाइल ने उनकी आंखों की रोशनी को छीन लिया है। यहाँ सबसे खास बात यह कि डॉक्टर ने पूरा चेकअप करने के बाद उन्हें फौरन मोबाइल से दूरी बनाने की सलाह दी। महिला ने डॉक्टर की सलाह पर बिल्कुल ऐसे ही काम किया। रात के वक्त अंधेरे में मोबाइल देखना बिल्कुल बंद कर दिया और फिर अच्छी खबर यह रही कि ऐसा करने के 1 महीने बाद उनकी देखने की क्षमता वापस लौट आई। लेकिन 18 महीने तक उन्हें इस दिक्कत से जूझना पड़ा। हमने महिला का इलाज करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर से भी बात की। उन्होंने बताया कि रात में मोबाइल का इस्तेमाल कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसे जरा गौर से सुनिएगा। स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम, इसमें कोई भी अगर स्क्रीन को लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करता हो, जैसे ये यूज़ कर रही थी महिला 8-10 घंटे दिन में, या रात के अंधेरे में यूज़ करता हो, तो फिर ये संभावनाएं स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम के बढ़ जाते हैं। और इसका इलाज क्या है कि कम से कम यूज़ किया जाए। तो अगर किसी का काम स्क्रीन पे है, जैसे कंप्यूटर प्रोफेशनल वगैरह, तो काम के टाइम तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन हर 20 मिनट में ब्रेक ले। जैसे कि हम बोलते हैं 20-20-20 मेथड, तो उसमें हर 20 मिनट में 20 सेकंड का आप ब्रेक लेके और एक ऐसे चीज़ पे जो कि 20 फीट की दूरी पे आप देखें, तो उससे आइज़ को थोड़ा आंखों को आराम मिल जाता है। और दूसरा, अगर आप ऑफिस से घर आते हैं तो कम से कम घर में स्क्रीन से थोड़ी देर दूर रहें। आप वॉक के लिए चले जाएँ, किसी से बैठ के बातें करें या कुछ आउटडोर गेम्स खेल लें, तो जिससे कि स्क्रीन को आप ना देखना पड़ा हो। और अगर आप स्क्रीन पे आप काम भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक अच्छा एडिक्वेट डिस्टेंस मेंटेन करके आप रखें, एकदम करीब से स्क्रीन को ना देखें। असल में सच ये है कि मौजूदा वक्त में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिनकी ज़िंदगी मोबाइल में कैद हो चुकी है। इसी वजह से भारत का औसत स्क्रीन टाइम हर साल बढ़ता जा रहा है। मोबाइल एनालिटिक्स फर्म डेटा AI के अनुसार भारत में स्मार्टफोन का एवरेज स्क्रीन टाइम 2019 में करीब 3 घंटे 42 मिनट था, यानी एक शख्स पूरे दिन में कम से कम 3 घंटे 42 मिनट मोबाइल देखते हुए गुजार रहा था। लेकिन 2020 में यह बढ़कर 4 घंटे 30 मिनट हो गया और साल 2021 में ये 4 घंटे 42 मिनट पर पहुंच गया। लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये औसतन स्क्रीन टाइम और भी ज़्यादा है। वैसे आपको ये भी बता दें कि स्क्रीन टाइम के मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर आता है, जबकि उससे पहले ब्राज़ील, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया है और फिर इसके बाद मैक्सिको का नंबर। अब आपको बताते हैं कि कैसे भारत के लोग इस वक्त मोबाइल की स्क्रीन में लॉक हो चुके हैं। इसके लिए हमने साइबर मीडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके मुताबिक 42% लोग ऐसे हैं जो बार बार अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं।
39% लोगों ने माना कि उन्हें मोबाइल के बिना अकेलापन महसूस होता है। 34% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि उन्हें मोबाइल के बिना घबराहट होने लगती है। 33% लोगों ने यहां तक कह दिया कि अगर उनके पास मोबाइल ना हो तो उनका दिमाग खराब होने लगता है। साइबर मीडिया रिसर्च की इस रिपोर्ट में एक और बहुत दिलचस्प बात बताई गई। सर्वे में जब लोगों के सवाल किया गया कि क्या वो अपने मोबाइल के बिना रह सकते हैं, तो 16% लोगों ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। 18% लोगों ने कहा वो सिर्फ 1 घंटे तक मोबाइल से दूर रह सकते हैं। सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो 24 घंटे तक मोबाइल से दूर रह सकते हैं, जबकि 48% लोगों ने बताया कि वो अपना मोबाइल कभी भी स्विच ऑफ नहीं करते हैं। अब इस खबर का नजरिया 9 मौजूदा दौर सोशल मीडिया और रील्स का है। ये एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें कोई एक कदम रखता है तो उसकी गहराई में वो खोता चला जाता है। लेकिन स्मार्टफोन के नशे का जो नोटिफिकेशन हैदराबाद से सामने आया है, उसे देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यही हाल रहा, लोग ऐसे ही मोबाइल की लत में डूबते गए, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब देश में मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की जरूरत पड़ जाएगी। इस लत से बचने के लिए आप डिजिटल उपवास भी रख सकते हैं, यानी जिस तरह से एक व्रत के दौरान खाने पीने की चीज़ों से परहेज किया जाता है, वैसे ही इस डिजिटल उपवास में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूरी बना सकते हैं, जो आपकी सेहत की सत्ता को बरकरार रखेगा। और सत्ता में अब बात कार में सुरक्षित सफर की, जिसके लिए सरकार एक नए आइडिया पर काम कर रही है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि नींद आने के कारण सड़क हादसा हो गया या ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया। कुछ दिन पहले झपकी आने के कारण क्रिकेटर ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे। ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार अब आपकी गाड़ी में स्लीप अलर्ट सिस्टम लगाने वाली है। यानी ये सिस्टम ऐसा होगा कि जैसे ही आपको नींद आएगी, ये आपको अलर्ट कर देगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि स्लीप अलार्म सिस्टम है क्या और ये काम कैसे करेगा। इस सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो गलती की संभावना खत्म कर दे या बहुत हद तक कम कर दे। ये एक तरीके का DDAW सिस्टम होगा, जिससे ड्राइवर ड्राउजीनेस एंड अटेंशन वार्निंग इसको कहा जाता है। DDAW सिस्टम गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर के व्यवहार पर नजर रखेगा। ये सिस्टम ड्राइवर की नींद के स्तर की निगरानी करता रहेगा। ड्राइवर के सुस्त पड़ने या गाड़ी चलाने के तरीके में खतरनाक बदलाव को भी ये नोटिस कर सकता है। आंख बंद होने या रास्ते पर ध्यान नहीं देने पर भी ये वार्निंग भेजेगा और फिर एक इंटरफेस के जरिए ड्राइवर को अलर्ट कर देता है। ये सिस्टम 2 तरीके से ड्राइवर को सचेत कर सकता है, एक स्क्रीन पर फ्लैश के जरिए और दूसरे ऑडियो अलर्ट के रूप में। इससे ड्राइवर सतर्क हो जाता है। अगर नींद में होता है तो उसकी नींद खुल जाती है। इससे सड़क एक्सीडेंट पर काबू पाने में मदद मिलती है। इसमें स्टीयरिंग चलाने के तरीके और ड्राइवर की आंख और चेहरे की निगरानी भी होती रहती है। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि स्लीप अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है। इस एनिमेटेड वीडियो को देखिए। इसमें एक व्यक्ति कार चला रहा है। ड्राइविंग के वक्त इसे नींद आ रही है। इसके सामने एक डिवाइस लगा है जिसमें इसे मॉनिटर किया जा रहा है। जैसे ही ड्राइवर को नींद आती है, ये डिवाइस उसके एक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है और उस ड्राइवर को वार्निंग भेजता है। अलार्म बज जाता है, जिससे ड्राइवर अलर्ट हो जाता है और हादसा टल जाता है। अब ये समझिए कि किन गाड़ियों में स्लीप अलार्म सिस्टम का इस्तेमाल होगा। इसके लिए किस तरह से तैयारी की जा रही है। ये अलार्म सिस्टम पहले उन गाड़ियों में लगाया जाएगा जो N2 और N3 कैटेगरी की हैं। M कैटेगरी में वो गाड़ियां आती हैं जिनमें ड्राइवर के अलावा 7 यात्री होते हैं। N2 और N3 कैटेगरी में सामान ढोने वाले वाहन रखे गए हैं। इसमें छोटे टेम्पो और ट्रक भी आते हैं। अभी इस अलार्मिंग सिस्टम को शहर के अंदर चलने वाली गाड़ियों जैसे बसें, स्कूल बस, डबल डेकर बस, कंक्रीट मिक्सर, कूड़ा उठाने वाले वाहनों में नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन आगे इसमें भी लगाने का प्लान है। तो सरकार का प्लान कहां तक पहुंचा और कैसी है पूरी तैयारी, इस पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है। आपको वो जरूर देखनी चाहिए। जब कोई भी कस्टमर अपनी व्हीकल ड्राइव कर रहा होगा और उसे कभी भी फटीग महसूस होगा, टायर्डनेस महसूस होगी या उसे थोड़ी सी एडोलेसेंस महसूस होगी, तो उस टाइम पे इसमें 2 चीज़ें काम करेंगी। एक तो आपका जो गाड़ी के सेंसर्स है, उनको सेंसर को फील होगा कि ड्राइवर जो थोड़ा सा डीएक्टिव हो रहा है, उसको झप्पी से आ रही है, तो वो अलार्म नॉइज़ करने स्टार्ट कर देगा।
MID जो डिस्प्ले होता है वहाँ पे एक फ्लैश लाइट आपकी ओपन हो, जो कि आंखों में आपका रिफ्लेक्शन पड़ेगा, जिसकी वजह से आप एक्टिवेट हो जाओगे कि नहीं मेरे को नींद आ रही है, अब गाड़ी साइड में रोक लूँ। जितनी भी यूरोपियन, अमेरिकन या फॉरेन कंपनी की गाड़ियों की बात करता हूँ तो उसमें ये फीचर्स आता है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, एरिया उनका ज़्यादा होता है, वो बहुत लॉन्ग ड्राइव करते हैं, तो ये सेम प्रॉब्लम उनके भी ज़्यादा पे आती है। तो ये फीचर वहाँ पे काफ़ी ईयर से एक्टिवेटेड है। फटीग डिटेक्शन करके फीचर आता है, जिसके अंदर जब गाड़ी के सेंसर्स को फील होता है कि गाड़ी का ड्राइविंग बिहेवियर थोड़ा सा लेस हो रहा है या फिर ओवरवे जा रहा है, तो उसमें जो आपका MID होता है उसमें कब का डिस्प्ले आता है और वो बीप करता है।